हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोर्स 10 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यूनिट 1 के अंतर्गत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के विषय में बताया था। आज हम उसी यूनिट 1 में आगे बढ़ेंगे और मीनिंग ऑफ नॉर्मालिटी के विषय में समझेंगे कि सामान्यता का क्या अर्थ है और विशिष्ट शिक्षा में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं मीनिंग ऑफ नॉर्मालिटी। सामान्यता की अवधारणा में समस्त साधारण परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य के सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामान्यता की अवधारणा में, सामान्यता के कॉन्सेप्ट में समस्त साधारण परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य के सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बालकों का अध्ययन जब सामान्यता के आधार पर किया जाता है तो बालकों का अध्ययन जब नॉर्मालिटी के आधार पर किया जाता है तो वह सामान्य मनोविज्ञान कहलाने लगता है। सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। मनोविज्ञान क्या है? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। मनोविज्ञान मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का मनोविज्ञान। तो सामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत सामान्य बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मनुष्य तथा उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनेक सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारक जो हैं वो मनुष्य तथा उसके परिवेश, मनुष्य के व्यवहार तथा उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है, परिणाम स्वरूप बालक जो भावी फ्यूचर का, भविष्य का आधारशिला होता है उससे प्रभावित होता है। बालक के विकास में मुख्य रूप से विभिन्न कारकों या तत्वों का योग होता है। इसमें जैविक, आनुवांशिक, जैविक मतलब बायोलॉजिकल, आनुवांशिक मतलब हेरिडेटरी, वातावरणीय, इन्वायरमेंटल और शारीरिक कारकों, फिजिकल फैक्टर। क्या क्या बालक के विकास में मुख्य रूप से किन किन फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं? जैविक, बायोलॉजिकल, आनुवांशिक, हेरिडेटरी, वातावरणीय, इन्वायरमेंटल और शारीरिक कारकों को सम्मिलित किया जाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दो ऐसे कारक हैं जो प्रत्येक स्थिति में सभी बालकों के विकास को, वंशानुक्रम और वातावरण मतलब हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंटल, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल, दो ऐसे कारक हैं जो प्रत्येक स्थिति में सभी बालकों के विकास को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं।
वंशानुक्रम को मानव की व्यक्तिगत शक्तियों, वंशानुक्रम को बालक की व्यक्तिगत शक्तियों या क्षमताओं का आधार माना जाता है। व्यक्ति की ये क्षमताएं बाहरी वातावरण के संपर्क में आकर विकसित होती हैं। व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं वो बाहरी वातावरण में आकर के विकसित होती हैं। सामान्यता का सामान्य बुद्धि के आधार पर अध्ययन किया जाता है। नॉर्मलिटी का, सामान्यता का या नॉर्मलिटी का सामान्य क्षमता के आधार पर, सामान्य बुद्धि के आधार पर अध्ययन किया जाता है। बुद्धि के लिए अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन शब्द आया है जो कंस्ट्रक्ट के नाम से माना जाता है। यहाँ इंटेलिजेंट हम नहीं कहेंगे। बुद्धि के लिए अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन शब्द आया है जो कंस्ट्रक्ट के नाम से जाना जाता है। बुद्धि ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण दो व्यक्तियों के समझने के स्तर में, बुद्धि ऐसा मानसिक तत्व है, ऐसा मेंटल एलिमेंट है जिसके कारण दो व्यक्तियों के समझने के स्तर में, स्मरण शक्ति में तथा समस्या को हल करने के स्तर में अंतर होता है। अतः बुद्धि कोई भौतिक तत्व नहीं है। बुद्धि जो है वो कोई भौतिक तत्व नहीं है, मेटाफिजिक्स नहीं है। यह अभौतिक तत्व है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। भौतिक तत्वों को तो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वह अभौतिक तत्व है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। हाँ, अनुभव अवश्य किया जा सकता है। हम अनुभव करते हैं और कहते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो काफ़ी बुद्धिमान है। फलाना व्यक्ति, कहते हैं ना, अगर कोई अजीब सा ठीक से काम नहीं करता है या बार बार गलती करता है तो हम उसको कह देते हैं ना, भैंस बुद्धि हो क्या, मोटा बुद्धि है, भैंस बुद्धि है। कहने का मतलब उसकी बुद्धि जो है काफ़ी कमज़ोर है, वो बुद्धिहीन है। जैसे बिजली है कि नहीं इसका पता पंखे के चलने से लगता है। बुद्धि जो है वो अभौतिक तत्व है जिसे देखा या छुआ तो नहीं जा सकता है, हाँ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे बिजली है कि नहीं इसका पता पंखा के चलने पर लगता है। इसी प्रकार बुद्धि का पता व्यक्ति के व्यवहार से लगता है। बुद्धि की परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने स्वरूप के आधार पर अलग अलग दी है। बुद्धि की परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने स्वरूप के आधार पर दी है। बुद्धि की प्रमुख परिभाषाओं में पहला है थॉर्नडाइक की परिभाषा। थॉर्नडाइक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बुद्धि के संबंध में परिभाषा देते हुए कहा है कि वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इन द एबिलिटी टू मोटिव profitable use of past experience. Intelligence is the ability to motive profitable use of past experience. टॉर्मैन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। टॉर्मैन के अनुसार अमूर्त विषयों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। Intelligence is a capacity to think well, to judge well, and to be self-critical. टर्मैन कहते हैं इंटेलिजेंस इज ए कैपेसिटी टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। बर्किंघम एक मनोवैज्ञानिक थे। वो बुद्धि के संबंध में परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है।
द पावर ऑफ लर्निंग इज इंटेलिजेंस। द पावर ऑफ लर्निंग इज इंटेलिजेंस। इन सभी विद्वानों के बुद्धि के संबंध में अपने अपने दृष्टिकोण हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो बुद्धि एक प्रकार का निष्पादन है, जैसे सीखने की योग्यता, नवीन परिस्थितियों में अपने ज्ञान के उपयोग में लाने की योग्यता, नवीन परिस्थितियों में अपने ज्ञान को उपयोग में लाने की योग्यता तथा समस्याओं को हल करने की योग्यता। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यता होती है, जिसमें पहला है सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू शेपलेस थिंकिंग, एबिलिटी टू शेपलेस थिंकिंग। अमूर्त चिंतन की योग्यता। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। चौथा है संबंधों को समझने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, एबिलिटी टू प्रिसेप्स रिलेशनशिप। पांचवा है समस्या को समाधान करने की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। समस्या को समाधान करने की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। नंबर 6 है अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता, अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट टू ऑन इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू एडजस्ट टू ऑन इन्वायरमेंट। इस प्रकार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता से व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरे को समझता है। इस योग्यता से व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरे को समझता है। सच यह है कि सामाजिक तथा वैयक्तिक परिवेश में सोशल एंड इंडिविजुअल, सामाजिक एंड व्यक्तिक, सोशल एंड इंडिविजुअल परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता, अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नाम ही बुद्धि है। अतः परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि को निम्नलिखित योग्यताओं का नाम दिया जा सकता है। निम्नलिखित योग्यताओं का नाम दिया जा सकता है, जिसमें पहला है सम्यक तर्क की परिभाषा, सम्यक तर्क की परिभाषा, लॉजिक। दूसरा है सीखने की योग्यता, लर्निंग। सीखने की क्या योग्यता है? टू एबिलिटी लर्निंग। तीसरा है नवीन समस्याओं अथवा परिस्थितियों में अपने ज्ञान का समुचित प्रयोग करने की योग्यता, नवीन समस्याओं तथा परिस्थितियों में अपने ज्ञान का समुचित उपयोग करने की योग्यता। और चौथा है विभिन्न संबंधों को समझने की योग्यता तथा सारभूत वस्तुओं को पहचानने की योग्यता। विभिन्न संबंधों को समझने की योग्यता तथा सारभूत वस्तुओं को पहचानने की योग्यता। तो बुद्धि का मापन, बुद्धि का मापन हम बुद्धि लब्धि के द्वारा करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, उसका आईक्यू लेवल क्या है। इसका मापन हम आईक्यू लेवल इंटेलिजेंस कोशेंट के आधार पर करते हैं। तो आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज बाय वास्तविक आयु, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि माना कि एक बालक है जिसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष के बालकों के समान प्रश्न पत्र हल करता है, तो उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष की होगी और उसकी बुद्धि कैसी होगी? तो मैंने फॉर्मूला में क्या बताया? मानसिक आयु बटा
वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु उसकी है 15 साल की और वास्तविक आयु है 12 साल की। इसको हम 100 से ये बटा करके 100 से इसको ये करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15/12, 15 उसकी हो गई मानसिक आयु, बाई 12 उसकी ओरिजिनल आयु, ओरिजिनल उसका एज, इंटू 100। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 125 आता है। तो हम कहते हैं कि इस बच्चे की मानसिक बुद्धि लब्धि जो है वह 125% है। तो विकास में प्रायः बालकों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इसके लिए अनेक प्रकार की शारीरिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए अनेक प्रकार के शारीरिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं। कुछ बालकों में विकास संतुलित रूप में होता है तथा कुछ बालकों में असंतुलित रूप में विकास दृष्टिगोचर होता है। कुछ बालकों में विकास संतुलित रूप में दृष्टिगोचर होता है और कुछ बालकों में विकास असंतुलित रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह सामान्य विकास की प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक निम्नलिखित हैं। सामान्य विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले जो शारीरिक कारक हैं वह इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है रोग, डिजीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो पहला है रोग। बालकों में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के रोग उनके विकास को प्रभावित करते हैं। बालकों में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के रोग उनके विकास को प्रभावित करते हैं। यदि कोई बालक बाल्यकाल में टाइफाइड एवं टीबी आदि संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो जाता है, यदि कोई बालक बाल्यकाल में ही टीबी, टाइफाइड जैसे इन्फेक्टेड डिसीज के कंट्रोल में, इन्फेक्टेड डिसीज से ग्रसित हो जाता है, उसके इन्फेक्शन उसको हो जाता है, तो उसका विकास क्षीण हो जाता है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके विपरीत जिन बालकों में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है, उन बालकों का विकास संतुलित रूप से होता है। अतः बालकों के विकास हेतु रोग मुक्ति आवश्यक है। दूसरा है पोषाहार, न्यूट्रिशन, पोषाहार। जिन बालकों को बाल्यकाल से ही पौष्टिक एवं संतुलित भोजन मिलता है, जिन बालकों को बाल्यकाल से ही पौष्टिक एवं संतुलित भोजन मिलता है, उनका शरीर स्वस्थ होता है, उनकी मांसपेशियों पर उनका नियंत्रण होता है। इसलिए इस प्रकार के बालक शारीरिक एवं मानसिक विकास से संतुलित होते हैं। इसके विपरीत जिन बालकों को रूखा सूखा एवं असंतुलित भोजन मिलता है, उन बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास श्रेष्ठ रूप से नहीं होता, उसमें अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा है शारीरिक भार तथा आकार, वेट ऑफ बॉडी, वेट एंड साइज ऑफ बॉडी। शारीरिक भार तथा आकार, वेट एंड साइज ऑफ बॉडी। जिन बालकों के शरीर का भार सामान्य से अधिक या कम होता है, उनके विभिन्न कौशलों के सीखने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन बालकों के शरीर का भार सामान्य से अधिक होता है या सामान्य से कम होता है, उनको विभिन्न कौशलों के, विभिन्न प्रकार के स्किल को सीखने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जिन बालकों का शारीरिक भार एवं आकार सामान्य होता है, उन बालकों का विकास संतुलित होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालकों के शारीरिक आकार एवं भार का उनके विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास का अभाव, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का अभाव। बहुत से बालकों में आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है।
इसलिए वे प्रत्येक कार्य को संपन्न करने में संकोच का अनुभव करते हैं। इसलिए वे प्रत्येक कार्य को संपन्न करने में संकोच का अनुभव करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह अनेक विकासात्मक कौशलों को सीखने से वंचित हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन बालकों में आत्मविश्वास पाया जाता है, वे बालक प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास करते हैं तथा उनमें विकास की गति तीव्र होती है। तंग या कसे वस्त्रों का प्रयोग, यूज ऑफ द टाइट क्लॉथ्स, यूज ऑफ द टाइट क्लॉथ्स। जिन बालकों के द्वारा आवश्यकता से अधिक कपड़े पहने जाते हैं, जिन बालकों के द्वारा आवश्यकता से अधिक कपड़े पहने जाते हैं तथा अधिक तंग या कसे हुए वस्त्र पहने जाते हैं, वे बालक गति संबंधी क्रियाओं को करने में असुविधा का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे उन बालकों के गत्यात्मक विकास अवरुद्ध होने लगता है। जो बालक सामान्य रूप से वस्त्र धारण करते हैं, उनकी गत्यात्मक गतिविधियों में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए वस्त्रों का स्वरूप एवं प्रयोग भी विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सोच, थिंकिंग। बालकों की नकारात्मक सोच के कारण भी उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बालकों के नकारात्मक सोच के कारण भी उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना कि जैसा मन सोचता है तन वैसा हो जाता है। तो आदमी को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बाल मन पर उसका नेगेटिव ही प्रभाव पड़ता है। जो बालक प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व अपनी असफलता पर विचार करने लगता है, तो वह प्रत्येक कौशल को सीखने में असफल ही रहता है। इसके विपरीत जो बालक कार्यों के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, उन बालकों की कार्य क्षमता एवं कौशलों की सीखने की गति उच्च होती है, क्योंकि उनको कार्य करने में रुचि होती है। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपको कार्य करने में रुचि आएगा, किसी भी नया कार्य को सीखने में आपके अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। जो बालक नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते हैं तथा उनके व्यायाम करने में रुचि है, ऐसे बालकों का विकास तीव्र गति से होता है। जो इसके विपरीत जो बालक शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, उनका विकास मंद गति से होता है। इसके विपरीत जो बालक शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, उनका विकास मंद गति से होता है। इसके परिणाम स्वरूप गत्यात्मक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो बालक शारीरिक विकास नहीं करते हैं, उनका गत्यात्मक विकास और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः संतुलित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट है मंद बुद्धि, मेंटल डिसेबल। मंद बुद्धि, मेंटल डिसेबल। जो बालक सामान्य बुद्धि लब्धि से नीचे के होते हैं, उन बालकों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है या मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखा जाता है। जो बालक सामान्य बुद्धि से कम की श्रेणी में आते हैं, नीचे के श्रेणी में आते हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि से नीचे के होते हैं, उन बालकों को मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। मंद बुद्धि बालकों का विकास तीव्र गति से नहीं होता, क्योंकि उनको विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने में अधिक समय लगता है, जबकि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रत्येक कार्य को सीखने में तीव्रता दिखाते हैं। प्रत्येक कौशल को वो तीव्र गति से सीख जाते हैं। नेक्स्ट है भय, फियर। बालक जो है वो भय ग्रसित भी होते हैं। भय, फियर। अनेक क्रियाओं को करने में बालक भय का अनुभव करता है।
विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने में, अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने में बालक भय का अनुभव करता है, क्योंकि जिन क्रियाओं को करने में उनको असुरक्षा का अनुभव होता है, उन क्रियाओं को करने में उनको कोई रुचि नहीं होती है। बालक ऐसे कार्य में रुचि नहीं लेता है जिसको करने में उसे असुरक्षा का अनुभव होता है। उसके विपरीत बालक उन क्रियाओं को करने में अधिक रुचि दिखाता है जिसे करने में उसे आनंद का अनुभव होता है, न कि भय का अनुभव होता है। तो बालक उन क्रियाओं को सरलतापूर्वक करता है और उन क्रियाओं को सरलतापूर्वक सीख भी जाता है। तो इस प्रकार बालक के भयभीत रहने की स्थिति में उसका जो विकास है वो मंद गति से होता है, तथा भय रहित स्थिति में होने के कारण उसकी विकास की गति तीव्र होती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों पर नियंत्रण, मस्कुलर कंट्रोल। मांसपेशीय नियंत्रण, मस्कुलर कंट्रोल। जिन बालकों का मांसपेशीय नियंत्रण उच्च क्वालिटी का होता है, उच्च स्तरीय होता है, उन बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बलिष्ठ एवं नियंत्रित मांसपेशियां बालकों को गत्यात्मक कौशल सीखने में सहायता करती है। इसके विपरीत जिन बालकों की मांसपेशियों में अक्षमता एवं अनियंत्रण की स्थिति पाई जाती है, बालकों का शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर 11 पॉइंट है प्रशिक्षण का अभाव। प्रशिक्षण का अभाव, लैक ऑफ ट्रेनिंग। जिन बालकों की शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास उचित प्रशिक्षण, जिन बालकों को शारीरिक विकास का उचित प्रशिक्षण मिलता है, उचित प्रशिक्षण जिन बालकों को प्राप्त होता है, शारीरिक विकास का उचित प्रशिक्षण प्राप्त होता है, उनका विकास तीव्र गति से होता है। जैसे पेड़ पर चढ़ना, वृक्ष को सुदृढ़ करने के लिए दौड़ना तथा दंड बैठक करना, मैंने अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए दौड़ना, दंड बैठक करना, हाथों को सुदृढ़ करने के लिए हाथों से संबंधी व्यायाम करना, पेड़ों पर चढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पेड़ों पर लटकते हैं, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है, बालक की उससे लंबाई बढ़ती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से युक्त बालक प्रत्येक कौशल को सरलता से सीख जाते हैं, प्रत्येक प्रकार के शारीरिक कौशल को सरलता से सीख जाते हैं। इसके विपरीत जिन बालकों को उक्त प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, उनका विकास मंद गति से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, उनका विकास मंद गति से होता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का अभाव। अभिप्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन। बालक जब किसी गतिविधि को करता है तो उसके लिए वह प्रशंसा के 2 शब्द सुनना चाहता है। बालक कोई भी क्रिया करता है, किसी प्रकार का कार्य करता है, तो वह उसके लिए प्रशंसा के 2 शब्द सुनना चाहता है। यदि किसी बालक को कार्य करने पर भला बुरा सुनने को मिलता है तथा अपमान के शब्द सुनने पड़ते हैं, तब वह बालक कार्यों के प्रति अरुचि प्रकट करने लगता है, कार्यों के प्रति अपनी अरुचि प्रकट करने लगता है। इससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके विपरीत जिन बालकों को गत्यात्मक कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन बालकों का विकास तीव्र गति से होता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बालकों की सामान्यता, बालकों की नॉर्मलिटी को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के कारक हैं, अनेक प्रकार के कारण हैं, जो कि बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इन कारकों के
पॉजिटिव पक्ष को, इन कारणों के पॉजिटिव पक्ष को स्वीकार करते हुए और नेगेटिव पक्ष को समाप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे बालक का विकास द्रुत गति से हो, तीव्र गति से हो। अतः शिक्षक द्वारा बालकों के बहुआयामी विकास हेतु पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। बुद्धि के स्वरूप की परिवर्तनशीलता और विस्तार ने बुद्धि के बारे में विद्वानों की राय एकमत नहीं है। अतः आज हम बुद्धि के स्वरूप को निर्धारित करते समय सृजनात्मकता पर विशेष ध्यान देते हैं। यह एक ऐसा तत्व है जिसके अंतर्गत सभी पूर्व मत सीखना, सामंजस्य, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान आते हैं। यह एक ऐसा तत्व है जिसके अंतर्गत सभी पूर्व मत, जितने भी हमारे मत हैं, सब सीखने के अंतर्गत आते हैं। सामंजस्य पूर्ण होना चाहिए, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान आते हैं। इसके अतिरिक्त इसका क्षेत्र विस्तृत है। यह किसी भी व्यक्ति की किसी एक योग्यता का निर्धारण नहीं करती। इस बुद्धि की प्रकृति के संबंध में हम कह सकते हैं, इस प्रकार बुद्धि के प्रकृति के संबंध में हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। बुद्धि एक व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है जिसका प्रकटीकरण सृजनात्मकता के द्वारा होता है। तो आज हमने सामान्यता का अर्थ देखा। सामान्यता के अर्थ के अंतर्गत हमने बुद्धि की परिभाषा देखी। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है, टर्मैन के अनुसार, बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है, तथा बालक का जैसा शारीरिक विकास होता है उसका बुद्धिलब्धि भी वैसा ही होता है। तो बालक के सामान्य विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले कुछ शारीरिक कारक हैं, उसको हमने देखा, जिसमें बालक के विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक में पहला हमने देखा रोग, दूसरा पोषाहार, तीसरा शारीरिक भार तथा आकार, शरीर का भार तथा आकार, आत्मविश्वास का अभाव, तंग या कसे हुए कपड़े पहनना, सोच, कैसी आपकी सोच है, पॉजिटिव सोच है तो आपका विकास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोच है तो आपका विकास नेगेटिव होगा। शारीरिक व्यायाम, मंद बुद्धि, भय, क्योंकि डर के कारण भी ना, बालक में अगर डर है तो वो काम अच्छा से नहीं करेगा, डरा डरा रहेगा, बालक में आत्मविश्वास की कमी रहेगी तो उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा। मांसपेशियों पर नियंत्रण, प्रशिक्षण का अभाव, अभिप्रेरणा का अभाव। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको नॉर्मलिटी का अर्थ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया टॉपिक, मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनलिटी, विशिष्टता का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनलिटी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट वीडियो में विशिष्टता के अर्थ को समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।